Moving ahead with our business session, I would like to invite Mr. Ashwini Kumar, AVP, Spice Complex, NCDX, to come up on stage and deliver a talk. सबसे पहले मैं एनएनएस मीडिया ग्रुप को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने हमें ये मंच दिया जहाँ पे हम अपनी बात रख सके और आप सभी का अभिनंदन एनसीडीएक्स की तरफ से। आप सबको पता है जैसे कि एनसीडीएक्स एग्री डेरिवेटिव में इंडिया की लीडिंग एक्सचेंज है और उस पे मैं अश्विनी कुमार स्पाइस कॉम्प्लेक्स हेड करता हूँ और आज हम एनसीडीएक्स क्या प्रोडक्ट मतलब ऑफ़र करती है और उसे आपको कैसे एक बेनिफिट हो सकता है उसके बारे में हम एक ब्रीफ चर्चा करेंगे। बहुत ज़्यादा लेंथी ऑपरेशनल चीज़ें नहीं डिस्कस करेंगे, कॉन्सेप्चुअल बेसिस पे किस तरह से आपके व्यापार को हेल्प कर सकती है उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम स्पाइसेस की बात करें तो हम सब जानते हैं कि इंडिया का एक लीडिंग पोजीशन है वर्ल्ड स्पाइस मार्केट में। मोस्ट ऑफ द स्पाइस मार्केट में हम लीडिंग प्रोड्यूसर हैं, एक्सपोर्टर हैं एंड एज वेल एज प्राइस ड्राइवर भी हैं। तो जो सबसे मतलब जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वो हम प्राइस ड्राइवर हैं और हम कैसे इस डोमिनेंट पोजीशन को आगे भी कर सकते हैं। तो आज जब हम स्पाइस मार्केट की बात करते हैं तो जो बड़े प्रॉब्लम अगर हम आज के मार्केट की बात करें जो ट्रेडर्स को या मैन्युफैक्चरर्स को या एक्सपोर्टर्स को जो फेस करनी पड़ती है वो सबसे बड़ी जो चैलेंज है प्राइस की वोलेटिलिटी की है। मैं हमेशा मतलब लोगों की ये शिकायत रहती है कि कभी प्राइस किसी भी चीज़ के ऊपर जा रहे हैं या नीचे जा रहे हैं और नॉर्मली लोग प्राइस की वोलेटिलिटी से परेशान रहते हैं। दूसरा कि हमारा मार्केट एक फ्रैगमेंटेड मार्केट है, चूँकि लैंड की होल्डिंग कम है और किसान छोटे हैं तो ऑब्वियसली मार्केट भी छोटे हैं और जो मतलब इंडिया के मतलब अलग अलग जोग्राफिकल लोकेशन में भी इसका फ्रैगमेंटेशन काफ़ी ज़्यादा है। जो क्वालिटी वाली पार्ट है वो भी एक बड़ा मेजर इशू है इनकंसिस्टेंसी का और जो फंड की जो रिक्वायरमेंट है उसकी एक हमारे जो ओवरऑल चूँकि हम डेवलपिंग इकनॉमी है तो हमारे जो कॉस्ट ऑफ फंड होते हैं ऑब्वियसली हाई होते हैं कंपेयर टू डेवलप मार्केट या तो इसमें एक्सचेंज कैसे आपको हेल्प करता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे मतलब ओवरऑल जो ये सारी चैलेंजेज हैं उसमें एक्सचेंज एज ए इकोसिस्टम कैसे इस मार्केट को हेल्प करता है और कहाँ पे आप अपनी उस चीज़ की अपॉर्चुनिटी आप अपने बिजनेस रिक्वायरमेंट के हिसाब से कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो एक्सचेंज का जो रोल है वो प्राइस डिस्कवरी का है। तो एक्सचेंज पे जैसे आप सब मतलब एक ट्रैक भी रखते हैं, मोस्टली लोग अगर ट्रेड नहीं भी करते हैं तो एनसीडीएक्स पे जो चीज़ लिस्टेड है उसके प्राइस का ट्रैक रखते हैं। तो प्राइस का जो ट्रैक है वो दो माध्यम से रहता है कि एक तो हमारा स्पॉट प्राइस भी रिलीज होता है और जो हमारे फ्यूचर्स जो आगे के मार्केट के प्राइस हैं वो ट्रेड होते हैं। तो वो दोनों चीज़ें मार्केट को एक रेफरेंस प्राइस देती है। स्पॉट प्राइस जो है वो पोल्ड प्राइस है, बट जो फ्यूचर्स प्राइस हैं जैसे कि आज की डेट में अगर हम जो एक्टिव फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट हैं अगर स्पाइस कॉम्प्लेक्स में जैसे जीरा धनिया हल्दी के वो अप्रैल में धनिया और हल्दी के प्राइस ट्रेड हो रहे हैं जो अप्रैल के एक्सपायरी के ट्रेड हैं और जीरा में हमारा मार्च का कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड हो रहा है और उसके आगे के भी कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं। तो प्राइस से एक रेफरेंस मिलता है मार्केट को कि किस तरफ मार्केट जा रहा है या किस लेवल पे मार्केट है। सेकेंड कि जब हम उस प्राइस को देखते हैं तो हम अपनी रिस्क मैनेजमेंट कैसे करते हैं। तो बेसिकली प्राइस रिस्क मैनेजमेंट एक्सचेंज का जो सबसे बड़ा पार्ट है, जिस एक्सचेंज के जो कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड हो रहे हैं जो वो फाइनेंशियल टूल है, उससे सबसे बड़ा बेनिफिट एक्टिवली आपको हेजिंग का मिलता है। जैसे कि अगर आप एक्सपोर्टर हो और आपको कोई कंसाइनमेंट एक्सपोर्ट करनी है फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल,
और आज अभी सीजन में अराइवल्स आए नहीं हैं और आपको एक्सपोर्ट के ऑर्डर मिल रहे हैं, तो आपके पास प्राइस अनसर्टेनिटी है कि जब अप्रैल में अराइवल्स आएंगी धनिया के या हल्दी के तो उस समय क्या प्राइस रहेंगे। उस चीज़ की जो रिस्क है वो आप रिस्क हेज कर सकते हो कि आपने एक्सचेंज पे जाके वो फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड किए और जो वो प्राइस की अनसर्टेनिटी थी उसको मिटिगेट किया, और यही एक्सचेंज का सबसे बड़ा रोल है। ये वो लोग भी कर सकते हैं जिनको आगे जाके डिलीवरी देनी है, वो लोग भी कर सकते हैं जिनके पास ऑलरेडी डिलीवरी है और उनको आगे जाके प्राइस की अनसर्टेनिटी है। उसके बारे में मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, बट प्राइस का जो रिस्क मैनेजमेंट है वही सबसे बड़ा फंक्शन है एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म का। तो जैसे अभी अजय सर ने भी डिस्क्राइब किया था, तो आप ज़्यादा डिटेल में 1-to-1 में हम उस चीज़ को डिस्कस कर सकते हैं, बट जो हेजिंग एज ए कॉन्सेप्ट है वो आप एक्सचेंज के कॉन्ट्रैक्ट पे ट्रेड करके कर सकते हो। थर्ड जो इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है, जो फाइनेंशियल मार्केट है, वो फाइनेंशियल मार्केट को जैसे हमने लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया था कि जो मेजर चैलेंजेज है क्वालिटी की इनकंसिस्टेंसी का या फ्रैगमेंटेड मार्केट का, तो फाइनेंशियल लिंकेज या जैसे बैंक्स हैं या अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं, जब एक्सचेंज का प्लेटफॉर्म होता है और उस प्लेटफॉर्म पे एक चीज़ ट्रेड होती है तो उसकी एक्सचेंज की क्वालिटी की एक जिम्मेदारी होती है, एक्सचेंज के डेजिग्नेटेड वेयरहाउस होते हैं, तो ये अट्रैक्ट करते हैं फाइनेंशियल प्लेयर को भी कमोडिटी मार्केट में एंट्री का, क्योंकि उनके पीछे उनको एक ट्रस्ट का जो फैक्टर है, तो उससे ओवरऑल जो फाइनेंशियल लिंकेज है उस प्रोडक्ट का उसमें इंक्रीज होता है, फंडिंग आसानी से होती है, इन्वेस्टर आते हैं, तो ये एक बड़ा बेनिफिट है एक्सचेंज प्लेटफॉर्म के आने से उस प्रोडक्ट में। जो प्राइस डिस्कवरी की जब हम बात कर रहे थे, तो हमारा जैसे कई बार ये होता है कि हमारे प्लेटफॉर्म पे वॉल्यूम कितना है या कितना ट्रेड होता है, तो मैं जस्ट एक एग्जांपल से आपको बता देता हूँ। नेक्स्ट स्लाइड में 1-2 प्रोडक्ट का भी डिस्क्रिप्शन है कि जो एक्सचेंज के वॉल्यूम है वो जो आपके मंडी में जो ओवरऑल अराइवल होते हैं उसके अगर हम साल भर के वॉल्यूम देखें मंडी में कितना माल है, तो उससे 4 to 5 टाइम्स उसमें वॉल्यूम होता है। और जितना ज़्यादा मार्केट पार्टिसिपेंट ज़्यादा होता है, जितने ज़्यादा ट्रेड ज़्यादा होते हैं, तो प्राइस एक तो प्रोडक्ट की लिक्विडिटी ज़्यादा होती है और प्राइस डिस्कवरी मच मोर फेयर तरीके से होता है। तो अगर हम जैसे धनिया की यहाँ पे बात देखें, तो अगर हम बात करें, हम सारे मार्केट को भी मिला दें तो भी उससे 5 गुना मोटा मोटी अगर आप धनिया के कॉन्ट्रैक्ट NCDX की बात करें तो उसमें ट्रेड होता है। तो इसमें अगर आप देखेंगे जो अराइवल के सीजन होते हैं उसमें अराइवल मंडिया में ज़्यादा होती है, लेकिन उसके बाद वो धीरे धीरे जो अराइवल्स जब कम होते हैं तो एक्सचेंज के पे वॉल्यूम ज़्यादा होते हैं और उससे एक आपको एक प्राइस डिस्कवरी या प्राइस इंडिकेशन ज़्यादा अच्छे से मिलता है। अगेन अगर हम टर्मेरिक में भी बात करें तो यहाँ 4 टाइम्स करीब जो है फिजिकल मार्केट का वॉल्यूम, इसमें सारे अगर हम पर्टिकुलर किसी एक मंडी का लें तो उसका मल्टीप्लायर और ज़्यादा हो जाता है। सेकंड एक बड़ा मिथ है जो मैं नॉर्मली जब या तो लोग व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं या लोगों से जब हम मिलते हैं तो बोलते हैं कि हमारे फिजिकल में तो स्पॉट में तो प्राइस बढ़ रहा है लेकिन NCDX के प्राइस गिर रहे हैं, तो इसका कोई तो लिंकेज नहीं है। सर इसमें मैं जस्ट थोड़ा सा आप लोगों को एक और क्लैरिटी देता हूँ कि जो स्पॉट की जो प्राइस होते हैं वो आज आपकी मंडी की आपके मंडी के डिमांड सप्लाई उस पर्टिकुलर अगर कमोडिटी में क्वालिटी है तो उस स्पेसिफिक क्वालिटी के भी डिमांड सप्लाई हो सकते हैं। बट जब आप एक्सचेंज पे ट्रेड करते हो तो वो एक ओवरऑल बास्केट का ट्रेड होता है कि इकोसिस्टम में कितना माल है, उसमें सारे मंडियों का, सारे इंडिया के राइवल्स का डिस्काउंटिंग होता है और ओवरऑल आगे वो डिमांड एंड सप्लाई को प्रेडिक्ट करता है। तो ये हमेशा फॉरवर्ड लुकिंग प्राइस होते हैं या फ्यूचर में जो डिमांड एंड सप्लाई के सिनेरियो चेंज होते हैं उसको लेके वो प्राइस डिस्कवरी होती है। तो फ्यूचर के प्राइस अलग चल सकते हैं आज के स्पॉट से, लेकिन जब ये एक्सपायरी पे, जैसे कि अगर हम जैसे आज अगर आप धनिया की मंडी, हो सकती है कि धनिया की मंडी में धनिया तेज हो क्योंकि आज अराइवल्स नहीं है, कैरी फॉरवर्ड स्टॉक नहीं है,
लोगों को माल की अगर रिक्वायरमेंट है तो धनिया तेज हो सकता है। लेकिन हमारा कॉन्ट्रैक्ट धनिये का अप्रैल की एक्सपायरी का है, तो वो अप्रैल में जब मंडी में माल आएगा तो उस समय क्या प्राइस रहेंगे उसके हिसाब से वो ट्रेड होगा। तो आज मंडी का प्राइस और फ्यूचर्स के प्राइस इनकंसिस्टेंट कोरिलेटेड नहीं हो सकते हैं, बट अंत में जब ये 20 एक्सपायरी आएगी, 20 अप्रैल की एक्सपायरी आएगी तो ये प्राइस मर्ज होंगे ही होंगे। और ये चीज़ अगर हम नेक्स्ट स्लाइड से देखना चाहें, मैंने कुछ पर्टिकुलर पीरियड के लिए लिया है, तो इसमें हम देखेंगे कि जो ब्लू लाइन है वो फ्यूचर्स के प्राइस हैं और जो ऑरेंज लाइन है वो स्पॉट के प्राइस हैं। तो ये प्राइस ऊपर नीचे चल सकते हैं, बट जब ये टुवर्ड्स द एंड ऑफ एक्सपायरी जाते हैं, मतलब 20 अप्रैल एक्सपायरी होती है, बट अगर मैं थोड़ा सा उसको 5-7 दिन पहले के हिसाब से मानूं, क्योंकि एंड ऑफ द एक्सपायरी में थोड़ा सा लिक्विडिटी, क्योंकि टेंडर पीरियड और डिलीवरी पीरियड चालू होते हैं, तो मैंने 10-11 अप्रैल के आसपास का देखा है, या मार्च में, अगर मार्च के कॉन्ट्रैक्ट का, तो ये अंत में मर्ज होंगे ही होंगे, क्योंकि हमारा सेटलमेंट फ्यूचर के स्पॉट के हिसाब से ही होता है, तो एंड में वो जाके मर्ज होता है। तो ये जैसे एक बोल सकते हो कि ये एक मिथ भी है कि दोनों के प्राइस को बिल्कुल साथ चलने चाहिए, ऐसा नहीं है। आपकी मंडी, पर्टिकुलर मंडी अलग चल सकती है, या पूरी की पूरी स्पॉट मार्केट अलग चल सकती है कुछ दिनों के लिए, लेकिन अंत में जाके ये मर्ज होते हैं। फिर एक जैसे एक ये है कि जो अगर मैं, मतलब काफ़ी कम लोगों को पता है कि जो भी आप ट्रेड करते हो वो अंत में डिलीवरी सेटलमेंट में अगर आप ओपन रहते हो, जैसे अगर आप एज ए बायर हो और बोलते हो कि मुझे तो डिलीवरी ही नहीं मिली, बट ऐसा नहीं है। जो एक्सचेंज के कॉन्ट्रैक्ट हैं, केवल कपास का कॉन्ट्रैक्ट छोड़ के एक्सचेंज के जो भी एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट हैं वो सारे कंपलसरी डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट हैं। तो एज ए एक्सपोर्टर या एज ए मैन्युफैक्चरर, अगर आप एंड ऑफ द डिलीवरी पीरियड अपनी पोजीशन बाई की ओपन रखते हो तो आपको कंपलसरी डिलीवरी आएगी ही आएगी। वैसे ही अगर आप सेलर हो तो आपको डिलीवरी देनी होगी, उसके लिए आपका डेजिग्नेटेड जो बायर होगा, जो एक्सचेंज जो एलोकेट करेगी, उसको आपकी डिलीवरी हो जाती है। तो ये सारे कॉन्ट्रैक्ट बैरिंग कपास डिलीवरेबल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और ये डिलीवरी में कन्वर्ट होते हैं एक्सचेंज के मैकेनिज्म से। एक्सचेंज का एक्रेडिटेड वेयरहाउस होता है जहाँ पे वो क्वालिटी और क्वांटिटी सारी अप्रूव्ड होती है, वही माल आपको एज ए बायर या एज ए सेलर आपको देना या लेना रहता है। जैसे अगर मैं अप्रैल 2022 से डेटा देखूं तो ये स्पाइस का डेटा है, करीब करीब 2,12,274 टन की डिलीवरी मार्क हुई थी एक्सचेंज पे, जिसमें 2,10,251 टन की डिलीवरी एक्चुअल में कन्वर्ट हुई, जो कि 99.05% है। 1% जो नहीं हुआ है उसके लिए पेनल्टी का मैकेनिज्म है, जिसने भी डिलीवरी में डिफॉल्ट किया है उसको जो बायर है वो ड्यूली कंपनसेटेड हो जाता है। उसका मैकेनिज्म में मैं नहीं जाऊंगा, मैंने वो स्लाइड हटा दी है, बट एज ए बायर आप ये कंफर्म रहो कि 90, मतलब हिस्टोरिकल डेटा से भी देख के कि 99% आपको जो माल अगर आप लेने के लिए लेना चाहते हो एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म से तो वो डिलीवरी आएगी। फिर जो एक बड़ा लोगों में संशय रहता है कि मैं माल तो ले लिया, मेरे माल की क्या गारंटी है। सर, एक्सचेंज पे जो भी माल आता है आपको, उस पे एक्सचेंज की जो प्रोडक्ट नोट में कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन में जो स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है, आप उस स्पेसिफिकेशन को पढ़ लीजिए। उस स्पेसिफिकेशन से माल देने की गारंटी एक्सचेंज की है। अगर वो माल, आप उस माल से सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप उसके लिए एक्सचेंज पे शिकायत कर सकते हो। उसका पूरा मैकेनिज्म है कि अगर आपने शिकायत की तो उस चीज़ की इंडिपेंडेंट लैब में वो टेस्टिंग के लिए जाएगा। जो इंडिपेंडेंट लैब होते हैं वो NABL एक्रेडिटेड इंडिपेंडेंट लैब होते हैं, वो ना तो एक्सचेंज के लैब होते हैं ना WSP के लैब होते हैं। तो वहाँ से जो भी उनका रिपोर्ट आएगा उसके हिसाब से आपको कंपनसेशन भी मिलेगा। तो सबसे पहली बात कि जो एक्सचेंज की लायबिलिटी है क्वालिटी और क्वांटिटी की, तो वो उसको सर्टिफाई करता है। अब अगर हम इस मैकेनिज्म से बात करें तो एक्सचेंज ने, अगर हम 2025 की बात करें स्पाइस कॉम्प्लेक्स में, तो करीब करीब 28,000 टन 29,000 टन माल का समझिए लास्ट ईयर एक्सचेंज के गोडाउन से ये माल विड्रॉ हुआ। उसमें
धनिया में किसी ने भी सैम्पलिंग की रिक्वेस्ट भी नहीं डाली, मतलब जो बायर हैं उन्होंने कोई क्वालिटी के लिए क्लेम ही नहीं डाली, मतलब जो जिन्होंने फिजिकल में माल देखा उन्होंने बोला एक्सचेंज की क्वालिटी अच्छी है, मुझे माल लेना है। जीरा में 564 टन में बायर ने क्लेम डाला, जिसमें से 18 टन में उसका क्लेम पास हुआ। हल्दी में 11,571 टन माल विड्रॉ हुआ, जिसमें से 1066 टन माल के लिए सैम्पलिंग की रिक्वेस्ट आई और केवल 129 टन में क्वालिटी का डेविएशन आया, जिसके लिए बायर को कंपनसेट किया गया। तो ये मतलब एक फेयर मैकेनिज्म है जिस पे आप जिसके हिसाब से आप ट्रेड ले सकते हो। जो प्राइस डिस्कवरी में जो सबसे बड़ा एलिमेंट है कि आगे के प्राइस जो हैं वो एक्सचेंज में ट्रेड होते हैं फ्यूचर्स प्राइस, बेसिकली ऑप्शंस अभी उतने लिक्विड नहीं है, मैं ऑप्शंस की बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। फ्यूचर्स में प्राइस क्या हो सकते हैं, यही ट्रेड होता है, फ्यूचर के ही कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो जब एक्सचेंज प्रोडक्ट लॉन्च करता है तो जैसे कि सीजन अभी नहीं आया है, सीजन अभी जैसे अगर हम मसाले की बात करें तो हल्दी जीरा धनिया में कोई किसी में भी अभी हल्दी में थोड़ा अराइवल्स चालू हुए हैं, बट जीरा धनिया में वही अराइवल्स आना है। तो लोगों को आइडिया नहीं है कि जब सीजन खुलेगा तो क्या प्राइस खुलेगा, बट जो एक्सचेंज है वो अपने कॉन्ट्रैक्ट वेल इन एडवांस लॉन्च करता है। जैसे अगर हम धनिया और जीरा की बात करें तो धनिया के जो फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं सीजन के वो अप्रैल के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और जीरा में मार्च के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट जो 2026 के अप्रैल और मार्च के कॉन्ट्रैक्ट हैं ये 1 नवंबर 2025 को लॉन्च हो गए हैं। उसी तरह अगर हम टर्मरिक में बात करें तो टर्मरिक में 2026 अप्रैल का पहला कॉन्ट्रैक्ट है और ये कॉन्ट्रैक्ट 1 अक्टूबर को लॉन्च हो गया था 2025 में। तो जब कॉन्ट्रैक्ट इतने आगे लॉन्च होते हैं तो आपको एक प्राइसिंग बेनिफिट मिलता है कि आप सीजन की एक आउटलुक देख सकते हो। अभी सारी चीज़ें स्पेकुलेशन होती हैं, बट जब वो ट्रेड होता है तो आपको भी एक कॉन्फिडेंस आता है। जैसे अगर हम धनिया की बात करें तो हम 2022 में वो कॉन्ट्रैक्ट 2021 नवंबर को लॉन्च हुआ होगा। तो ये हर साल की ऊपर वाले टेबल में देखेंगे तो ओपनिंग प्राइस है। जैसे 2026 का जो प्राइस खुला था 1 नवंबर को वो 8,826 रुपये में खुला था 1 अक्टूबर को, और जैसे जैसे आप देखोगे कि फंडामेंटल धनिया में चेंज होते गए तो वो प्राइसेस वैसे वैसे ये 8,000 से आज के डेट में ये प्राइस 11,000 हुआ, मतलब मोटा मोटी 2,000 रुपये की तेज़ी आज के डेट में वहाँ से बनी है। तो ये तेज़ी जो भी फंडामेंटल फैक्टर होते हैं उस चीज़ की डिस्काउंटिंग चली जाती है। तो अगर मान लिया आप एक एक्सपोर्टर थे तो आप दिसंबर के महीने में भी आप अपना एक्सपोर्ट ऑर्डर लेने के लिए अगर आप एक्सचेंज का प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हो तो दिसंबर के महीने में भी, नवंबर के महीने में भी एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म से आप अपना ट्रेड का कमिटमेंट या एक्सपोर्ट का कमिटमेंट लेने के लिए आपको एक बेनिफिट मिलता है एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म से, और आप वो ट्रेड ले सकते हो। वैसे ही अगर हम जीरा में बात करें तो जीरा में भी अगर देखें कि जो सबसे जीरा में जो देखने वाली जो प्राइस है वो 2024 का प्राइस है जो 36,000 रुपये पे लॉन्च हुआ था। मतलब ये 1 नवंबर 2023 मार्केट ने 1 नवंबर 2023 को वो प्राइस 2024 का 36,000 रुपये में ओपन हुआ था। और आपको सबको थोड़ा ध्यान होगा कि उस साल जीरा के प्राइसेस 60,000 प्लस भी गए थे। तो मार्केट के डिस्काउंटिंग प्राइस में, और ये ट्रेडेबल प्राइस थे, जो प्राइस ओपन हुए थे वो किसी ने लिया था और किसी ने बेचा था, तो वो हिस्टोरिकल साल था। उसके बाद भी प्राइसेस देखो, जैसे आगे के सीजन में जैसे जैसे जीरा के प्राइस करेक्ट हुए हैं, बट फ्यूचर प्राइसेस वेल इन एडवांस आपका इंडिकेशन दे रहा था कि प्राइसेस सोइंग के डेटा को लेके या जो भी मार्केट पार्टिसिपेंट का जो आउटलुक होता है उसके हिसाब से। टर्मरिक अभी इंटरेस्टिंग है, तो देखिए जैसे ये टर्मरिक 2023 के पहले करीब जो 7,000 8,000 के रेंज में प्राइसेस चलते थे, और उसके बाद एक थोड़े से पहले क्रॉप की क्वालिटी को लेके डायनामिक्स चेंज हुए और उसके बाद सोइंग कम हुई, तो वो प्राइसेस मार्केट ने वैसे डिस्काउंट किया। जो 2023 तक 7,500 के रेंज में चलते थे वो 15,000 भी गए, 14,000 भी गए। इस साल सोइंग के डेटा को लेके
वो प्राइसेस 12,000 से ओपन हुए, लेकिन जैसे जैसे यील्ड की या और भी ज़्यादा परेशानियां मार्केट में दिखने लगी तो वो प्राइस बढ़ के 18,000 भी गए थे और अब थोड़ा सा करेक्ट होके नीचे भी आए हैं। तो एक्सचेंज का काम प्राइस की इंडिकेशन देना है और उस इंडिकेशन से आप उस चीज़ पे ट्रेड करके अपने बिजनेस के बेनिफिट्स ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आज मैं आप लोगों को थोड़ा सा अपडेट देना चाहता था। बाकी किसी की अगर कोई ज़्यादा डेट में क्वेरी है तो हम वो अजय केडिया जी हैं, मनोज सर हैं यहाँ पे पृथ्वी से, तो उन लोगों से कहीं किसी से भी आप संपर्क कर सकते हैं। वो डिटेल में आप लोगों को 1-to-1 में हम हेजिंग कैसे कर सकते हैं एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पे, तो उस सारी चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं। तो थैंक यू सभी को एक बार फिर से मेरा NCDX की तरफ